जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज है 2 अक्टूबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइस, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। और यहाँ पर 0 से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। बैचेस की डिटेल्स मैं आपको 2 मिनट में देता हूं। पहले मैं आप लोग को जो है वो हर एक टॉपिक की डिटेल्स देता हूं कि हम लोग जो है वो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया देता हूं जिससे कि आगे चल के पढ़ने में मजा आएगा। तो देखो यार, अभी रिसेंटली हम लोग को जो है वो देखने को मिला एक और घटना जो है वो सामने आती है भगदड़ की। और आपको पता है कि ये स्टैम्पीड भगदड़ वाला जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, राइट। इसमें लोगों की जान जो है वो चली जाती है, लोग एक दूसरे को कुचल कर जो है वो मार डालते हैं। तो ये घटना अभी रिसेंटली तमिलनाडु के अंदर जो है वो देखने को मिली, इसलिए ये टॉपिक अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल एंगल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 21 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स, ये ध्यान में रखने हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। साथ ही साथ आज की डेट में ये सब जो स्टैम्पीड के जो मुद्दे हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मुझे आप बता सकते हो कि 3 कारण क्या हो सकते हैं कि इस प्रकार की भगदड़ जो मच रही है? सोचो थोड़ा कि क्यों हो रही है ऐसी भगदड़ जो है वो क्यों मच रही है? इसके पीछे बस 3 कारण बता दो मुझे। फिर इसमें लोगों की जान जा रही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसलिए ऐसी मुद्दे हो रहे हैं। पैसा भी बर्बाद जो है वो होता है, ग्लोबल इमेज हमारी जो है वो खराब होती है। तो ऐसे कई चीजें हैं। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करें, अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों के बीच में, सरकार को अकाउंटेबल जो है वो बनाएं, अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाएं कि प्रॉपर तरीके से ऐसे एरियाज को मैनेज किया जाए जहां पर क्राउड एकदम से बढ़ने की संभावना हो जाती है ना। तो ये जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरे टॉपिक की अगर हम जो है बात करें तो इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है वो 16 गुना तेजी से ग्रो कर रही है। आज की रेट में 4.25% जीडीपी का हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये मान के चलो आप, इतनी तेजी से ग्रोथ इसकी हुई है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स इसमें लगे हुए हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग, फार्मा ग्रोथ, इन सब एरियाज पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काम चल रहा है। जॉब्स भी बहुत तेजी से जो बढ़ रही है इस सेक्टर के अंदर, राइट। ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर, बायो इकोनॉमी सेक्टर है ना, इस सेक्टर से रिलेटेड एक टॉपिक है, आर्टिकल है। ये सुनने वाला आर्टिकल है, सुनकर मजा आएगा। हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट रिजर्व, इसको यूनेस्को के अंदर शामिल जो है वो कर लिया गया है। तो हम लोग ये बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व की जो है वो थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व अब हिमाचल प्रदेश का हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर पिन वैली और भी काफी सारी, किब्बर सेंचुरी है ना, पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर सेंचुरी, ये सब मेंशन्ड है ना, शामिल है मतलब इसके अंदर। तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अंदर काफी सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। रामसर से जुड़ा ये टॉपिक है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड, आर्द्र भूमि से रिलेटेड होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 नई बिहार की वेटलैंड जो है वो उसको रिकॉग्नाइज किया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडिया के पास आज की डेट में 93 रामसर साइट्स हैं, सबसे ज्यादा एशिया में, और पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज, इसी के बारे में डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी, इसको 10 साल कंप्लीट हुए हैं। 2015 में लॉन्च किया गया था इसको PSLV C30 के द्वारा, और ब्लैक होल्स की डिस्कवरी इसने करी, राइट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोसैट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एस्ट्रोसैट को जो है वो 10 साल कंप्लीट हो गए और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 90% से ज्यादा है। तो हर एक टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे, बट बिफोर दैट मैं चाहूंगा कि कल का जो आर्टिकल था, आपको याद हो कि कल हमारे कुछ आर्टिकल जो है वो छूट गए थे, तो पहले उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। और मैंने आपको कहा भी था कि इसको आपको पढ़ना है, आफ्सपा को जो है वो आपको पढ़ना है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, राइट। अच्छा, बिफोर डूइंग एवरीथिंग मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करो और अपने कोर्सेज को ज्वाइन करो। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपीएससी एग्जाम, यूकेपीएससी, हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज या छत्तीसगढ़ पीएससी, इनमें सिलेक्शन चाहिए तो कॉल कर लो, क्योंकि यहां पर प्रॉपर तरीके से तैयारी करवाई जाती है 0 से लेकर सिलेक्शन तक की। साथ ही साथ हर साल कोर्सेज अपडेट होते हैं, आपको मेंटर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आपके पास एक डाउट सॉल्व करने के लिए मेंटर अवेलेबल रहेंगे, और बिल्कुल मतलब हर एक स्टूडेंट पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो फटाक से कांटेक्ट करो
और कोर्स को ज्वाइन करो। कोर्स ज्वाइन करो तो मुझे जरूर बताना कि आप भी पेड कोर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं आफ्सपा वाले हमारे टॉपिक को। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। कभी कभी डायरेक्ट कानून का ईयर पूछ लिया जाता है और उसके रीसेंट एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल कानून है जो एक तरफ सिक्योरिटी नीड्स को पूरा करता है और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार से जुड़ी चिंता भी जो है वो खड़ी कर देता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों एंगल से चीजों को आपको सुनना है। एक स्टूडेंट ने एक डाउट जो है वो पूछा था कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है वो हम लोग दूसरे एरिया में लाइक जम्मू कश्मीर वहां पर क्यों नहीं एक्सटेंड कर रहे हैं। तो उसका आंसर अभी आपको खुद ब खुद मिलेगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, सरकार ने आफ्सपा को फिर से एक्सटेंड कर दिया है 6 महीने के लिए। ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे। मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में इन क्षेत्रों में रहे वो और यानी कि इनके कुछ पार्ट्स में जहां पर डिस्टर्बेंस है इंसर्जेंसी का स्पेशली, तो वहां पर 6 महीनों के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये आप लिख लीजिए, मणिपुर के अंदर पूरी की पूरी स्टेट्स सिर्फ 13 पुलिस थानों को छोड़कर, यानी कि 13 पुलिस थानों के अंदर जो क्षेत्र आता है उसको छोड़कर पूरा मणिपुर जो है वो कवर्ड है। नागालैंड के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस सिर्फ पहला पैराग्राफ लिख लो बस। नागालैंड के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट प्लस 21 पुलिस स्टेशन एरियाज जो है वो कवर्ड है, यानी कि दूसरी 5 डिस्ट्रिक्ट के 21 पुलिस स्टेशन वाले एरिया। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर तिराप, चेंगलांग, लोंगडिंग प्लस 3 पुलिस स्टेशन के एरियाज जो है वो आसाम की बॉर्डर वाले क्षेत्र में वो कवर्ड है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कि कौन से एरियाज कहां पर कितने पुलिस स्टेशन जो है वो कवर्ड है, वो सब दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि भाई आज की डेट में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में फिर से 6 महीने के लिए आफ्सपा को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। अब आइए हम लोग थोड़ी सी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। 1958 में ये लागू हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो इंसर्जेंसी जो थी उसको कंट्रोल करना, ठीक है। ये वैसे हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं, आफ्सपा आपको जनरल स्टडीज में पढ़ाया जाता है, जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी के अंदर। अब इसमें बताया जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो आर्म्ड फोर्स को दी जाती है। जैसे हमारी जो आर्मी होती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दी जाती है डिस्टर्ब एरिया को टैकल करने के लिए, जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जांपल कि जहां पर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पा रही है, उस जगह पर आर्मी को जो है वो छोड़ दिया जाता है कि वो पूरी तरह से जो है वो मतलब खुली छूट है उनको, और वहां पर उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन करवाना। यहां पर जो आर्म फोर्सेस जो होती हैं वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करती है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करती है, हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करती है। डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है सेक्शन 3 के तहत गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो कोई भी एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया जो है वो कौन सा होगा? जो गवर्नर जो है वो डिक्लेयर करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरीज के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है डिस्टर्ब्ड एरिया को। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किस एरिया को हम लोग बोलेंगे कि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है और वो कौन घोषित करेगा। तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, ये पहले क्वेश्चन पूछा जा भी चुका है। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो गैजेट में जो है वो रिलीज किया जाता है और बताया जाता है कि हर 6 महीने में इसको रिव्यू किया जाता है कि डिस्टर्ब्ड एरिया को कंटिन्यू रखना है या फिर उसको डिस्टर्ब्ड एरिया से हटाना है। कुछ फीचर्स की बात करें तो स्पेशल पावर्स आर्म फोर्सेस को दी जाती है। पता है आपको, वो जब चाहे तब वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि पुलिस के पास जो है वो वेपन होता है, बट पुलिस जो है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है ना, क्योंकि उनके ऊपर कानूनी बाउंडेशंस होते हैं, है ना। यहां पर आर्म फोर्सेस के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब सामने वाले को मार भी दिया तो भी आर्म फोर्सेस के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि 5 या 5 से ज्यादा लोग वहां पर खड़े हैं और उनके हाथ में आर्म्स है, तो तुरंत आर्म फोर्सेस जो है वो एक्शन लेगी और फायरिंग करना शुरू कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट के। बताया जा सकता है कि कुछ एरियाज जो हैं, जैसे कि अगर आर्म फोर्सेस को पता लगा कि कुछ पर्टिकुलर छुपने की जगह है इंसर्जेंट्स की, तो उसको ये उड़ा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसे एरिया जहां पर आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो अपने वेपन्स वगैरह छुपा के रखते हैं, तो उस एरिया को उड़ा सकते हैं। किसी के भी बिना वारंट के प्रेमाइसेस को सर्च किया जा सकता है, नहीं किसी के घर में भी जो है वो घुसा जा सकता है बिना वारंट के।
आर्म्स वगैरह रिकवर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इतनी खुली छूट दी जाती है वहां पर आर्मी को। अरेस्टेड पर्सन, जिसको भी अगर आर्मी ने अरेस्ट किया है तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जो है वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हैंड ओवर किया जाता है। साथ ही साथ आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन के, राइट। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ली जाएगी, तब जाकर फिर लीगल एक्शन किसी भी ऑफिसर के खिलाफ लिया जा सकता है आर्मी के, वरना नहीं। तो पूरी यानी कि पूरी तरह से इम्यूनिटी भी दी जाती है। समझ में आई? लीगल बैकिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है आर्म्ड फोर्सेस को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में। इंश्योर किया जाता है कि सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी जो है वो हमारी कंट्री की जो है वो मेंटेन रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारे देश की, है ना। तो बैलेंस किया जाता है ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को ओवरसाइट मैकेनिज्म्स के साथ, यानी कि जिसका उपयोग जो है वो कोई, जिसका दुरुपयोग जो है वो कोई ना करे, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी ऑपरेट ना करे, उनका खुद का शासन चले। तो ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है भाई। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो एक सिस्टम के थ्रू जो है वो करना पड़ेगा और सभी को वो सिस्टम जो है फॉलो करना है, बिकॉज वी आर रिपब्लिक एंड सॉवरेन। नेक्स्ट, तो इसके अलावा अब जो एक्सटेंशन किया गया है, राइट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो ये प्रूफ है कि अभी भी वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अभी भी आर्म्ड फोर्सेस के सपोर्ट की आवश्यकता है। आफ्सपा जो है वो अभी भी मतलब कंटेंशियस इशू बना हुआ है, यानी कि ये कंट्रोवर्शियल है, विवादित मुद्दा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। और स्पेशली ये कि किसी के भी घर पे कभी भी किसी भी वक्त जो है वो आर्मी एंटर कर सकती है, जिससे वहां के जो लोकलाइट्स उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जस्ट लाइक दैट कि एक व्यक्ति जो है उसको इंटरव्यू पे जाना है, चलो छोड़ो इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, एक लड़का जो है वो एग्जाम देने के लिए जो है वो निकल रहा है, 1 घंटे बाद जो है वो उसका एग्जाम शुरू होगा, उसको सेंटर पे जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचना है। बीच में चेक पोस्ट में जो है वो आर्मी ने जो है उसको रोक लिया पूछताछ करने के लिए, राइट, उसका एग्जाम तो छूट जाएगा। कम ऑन, ये सच काइंड ऑफ इश्यूज वहां के लोकलाइट्स जो है वो फेस कर रहे हैं, राइट। तो वो उनको एज अ सिक्योरिटी नहीं, एज अ हरासमेंट जो है वो लग रहा है। बट यहाँ पर फोर्सेस जो है हमारी वो सिक्योरिटी इंश्योर जो है वो कर रही है कि उनको अगर कोई संदिग्ध पे जो है वो शक है तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो पूछताछ तो करेंगे ही करेंगे। तो एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, बट अगर हम बात करें कॉमन मैन की, सिटीजन्स की, तो उनको कई बार जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो आरोप यही है कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। कई बार फेक इनकाउंटर्स के भी केसेस आए हैं, जानबूझकर किसी को भी अरेस्ट कर लिया गया खुंदक निकालने के लिए, है ना। लोगों को डर होता है कि कभी भी पिटाई कर दी जाती है, तो उसको एक ड्रैकोनियन लॉ जो है वो माना जाता है और इसको कॉलोनियल एरा का माइंडसेट वाला जो है वो माना जाता है। अब आई थिंक कि एक स्टूडेंट थे जिनका ये डाउट था कि सर आफ्सपा जो है वो दूसरे रीजन में जो है वो क्यों एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, जस्ट लाइक मतलब जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर। भैया जम्मू एंड कश्मीर ऑलरेडी इतना सेंसिटिव एरिया है और उस क्षेत्र में अगर इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अगर आर्मी को जो है वो दे दी जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऑलरेडी वहां की जो माइंडसेट है कुछ युवाओं की, आपको पता है कि एलियनेटेड माइंडसेट है, यानी कि वो इंडियन माइंडसेट नहीं है, है ना, वो फॉरेनर माइंडसेट है। अब आप समझदार को एक इशारा काफी है, एलियनेटेड माइंडसेट का मतलब आपको पता होना ही चाहिए, सर्विस में आप घुस रहे हो तो एलियनेटेड माइंडसेट है। तो आप जानते हो कि किसी वहां के जो युवा ऑलरेडी जो है वो थोड़े से आप कह सकते हो बैड इन्फ्लुएंस में है, उनका माइंड वॉश किया जा चुका है काफी सारे लोगों का, और उस दौरान अगर इतनी स्ट्रिक्टनेस हम लोग जो है वो दिखाएंगे तो आपको नहीं लगता कि स्थिति खराब हो सकती है? यस, द आंसर इज विथ यू ओनली। जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी 2005 की थी, उसने रिकमेंड किया था कि आफ्सपा को जो है वो हटा दो, लिख लो, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी, इसने जो है वो कहा था कि आफ्सपा को जो है वो हटा दिया जाए। बट यस, रेगुलर रिव्यू करना बहुत जरूरी है डिस्टर्ब्ड एरियाज में, ट्राई करना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत बने और वो लॉ एंड ऑर्डर फिर से मेंटेन कर सके। लोकल कम्युनिटीज का कॉन्फिडेंस डेवलप करना जरूरी है कि जो चीज की जा रही है वो लोकल कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए की जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर सख्ती बढ़ती गई है तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन, मजबूत बनाने के लिए, साथ ही साथ वहां के लोगों के प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि लोगों को हरास करने के लिए। बट यस, कई बार कुछ स्ट्रिक्टनेस जो होती है वो एज अ हरासमेंट के तौर पर नजर आती है, तो उसी को लेकर आफ्सपा हमेशा विवादित रहता है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट अगेन एक इकोनॉमिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए इस पर बात करते हैं।
तो गाइस ये वाला जो टॉपिक है ये इंडियन रूपी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड टॉपिक है ना? जो अब तक एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुआ करती थी, राइट? और रीसेंट डेटा के हिसाब से बताया जा रहा है कि 23 सितंबर 2025 को रुपी जो है वो 88.6 यूएस डॉलर जो है वो पहुंच गया है। पता है आपको? मतलब यानी कि 88.6 रुपीस पर यूएस डॉलर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। ये आज की रेट का जो है वो मतलब 23 सितंबर का जो है ये रेट जो है वो नजर आ रहा है। तो ये ऑल टाइम लो जो है वो बताया जा रहा है। रुपी की गिरावट सडन नहीं है गाइस ये, लेकिन ज्यादा प्रोनाउंस है कंपेयर टू दूसरी करेंसीज। जैन 2025 से अब तक रुपी जो है वो 3% से ज्यादा गिरा है। सिर्फ एक महीने में 1.3% का डिक्लाइन हुआ। क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि ये डिक्लाइन की वजह जो है वो मेन क्या है? व्हाट इज द रीजन कि रुपी जो है वो डिक्लाइन हुआ? अच्छा, आपने अगर पुरानी न्यूज जो है वो थोड़ी बहुत देखी है तो आपको इस चीज का आइडिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसने क्या किया? अभी रिसेंटली टैरिफ जो है वो इंक्रीज किया है। कम ऑन, यस, टैरिफ जो है वो इंक्रीज किया हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जो है वो एक प्रकार से इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो क्रिएट करना शुरू किया। तो यही एक पर्टिकुलर मेन रीजन है जिसके कारण रुपी डिक्लाइन हुआ। बट सिर्फ ये रीजन नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ रीजन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना? तो मोटे मोटे तौर पर आपको एक चीज समझ में आ गई है कि इस न्यूज के बारे में कि रुपी के डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये न्यूज है। तो जनवरी 2025 से अब तक रुपीज 3% से ज्यादा गिरा और एक महीने में 1.3% डिक्लाइन हुआ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। रीजनली बांग्लादेश पाकिस्तान के बराबर मतलब स्लिप है ये, यानी कि डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिली है। बट इंडिया की गिरावट जो है वो और तेजी से हुई है। बांग्लादेश भी और ये पाकिस्तान के अंदर भी करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है, बट इंडिया के अंदर और तेजी से डिक्लाइन हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि डॉलर के अगेंस्ट रुपी जो है वो शार्पली गिरा था। यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, है ना, इसके कंपैरिजन में तो मतलब रुपीस को ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है एज कंपेयर टू अदर करेंसीज। यूरो और पाउंड के अगेंस्ट भी वीकनेस हुई है। इसलिए तो यार हमें ऑलरेडी पता था कि ये चीज आने वाले समय में हो रही है, क्योंकि डॉलर का अपना डोमिनेंस है और उसी डोमिनेंस को जो है वो खत्म करने के लिए हमने जो है वो किस चीज पर टारगेट किया कि आज की डेट में हम किसी भी कंट्री के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप बनाते हैं तो उनसे क्या बोलते हैं कि लोकल करेंसी में आप जो है वो ट्रेड करिए। कम ऑन, यस और नो? तो लोकल करेंसी में ट्रेड की हम लोग जो है वो बात करते हैं। तो साउथ एशिया के जो हमारे पार्टनर्स है, जैसे बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, राइट, तो यहां पर भी फॉल हुआ है, बट कंपैरेटिवली इंडियन करेंसी में ज्यादा डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला। तो ये बस एक बेसिक से फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट मेन मुद्दा ये है कि ये डिक्लाइन के पीछे कारण क्या है। अब ये कारण एक एक करके जो है आप लिखना शुरू कर दो। पहला कारण हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है ट्रेड इम्बैलेंस। एक्सपोर्ट जो है वो अब हमारा थम सा गया है, मतलब कि अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ग्लोबल लेवल पर अभी सप्लाई चेन डैमेज भी हो रही है। काफी सारे हम लोग को मिडिल ईस्ट में भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, या फिर रशिया यूक्रेन के इशू देख लो, तो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन जो है वो हमारी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी टैरिफ बैरियर्स हुए, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे ऊपर जो है वो टैरिफ जो है वो इंपोज किए, है ना। तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है कि इंपोर्ट जो है वो काफी ज्यादा हाई है। 85% क्रूड ऑयल जो है वो मतलब हमारे ऊपर इंपोर्ट करके लाया जाता है। आज की रेट में हम लोग ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं तो 85% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है वो इंपोर्ट किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्टिलाइजर्स, राइट, इन सब एरियाज में तो अभी भी हमारे ऊपर जो है वो ये डिपेंडेंसी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एज अ रिजल्ट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा वो हुआ है, डैमेज जो है वो हुआ है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो नजर आ रही है। क्या मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो किस चीज को जो है हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमारी, यानी कि ज्यादा इनकम जो है वो हो नहीं रही है। जीडीपी ग्रोथ जो है वो मात्र 6.1% की हम लोग को देखने को मिल रही है फर्स्ट क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2026 के, राइट, ऐसा अनुमान लगाया गया है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका आउटफ्लो जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का स्लो डाउन जो है वो हुआ है, राइट। तो इन सब चीजों के कारण रुपीस की डिमांड जो है वो ग्लोबल लेवल पे वीक हो गई है। ट्रेड और कैपिटल फ्लो से अट्रैक्ट जो है वो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, याद होगा आपको कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जो है वो चीजों के बारे में क्या डिस्कस किया था कि आज की डेट में इंडिया एक ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहा है जहां पर मेनली इशू जो है वो किस चीज का है कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही है। सरकार अब जैसे पहले जो इन्वेस्टमेंट करती थी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर पा रही है। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बचा कि भाई कंज्यूमर्स की जेब से पैसा जो है वो निकालना है। याद है जीएसटी 2.0 वाले टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वी हैव डिस्कस्ड की
हमें जब पैसा जो है वो उनको बाहर निकालना है हमारे इससे कंज्यूमर्स की जेब से, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टैक्स का बर्डन जो है वो उनका कम करना पड़ेगा। और टैक्स का बर्डन जैसे ही हमने जो है वो कम किया तो उससे आप देख रहे हो कि इकोनॉमी जो है वो चलना शुरू हुई, क्योंकि अल्टीमेटली दूसरे फैक्टर्स जो थे हमारे ब्लॉक हो चुके थे। उसी का ही कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिला, यानी कि रुपीस के डेप्रिसिएशन का इन्हीं सब चीजों में, राइट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। अब आगे की जो है वो चर्चा करें तो इंपोर्ट के ऊपर इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टली हो गए। फॉरेन बोरिंग्स की रीपेमेंट बर्डन बढ़ गया। अब आप नॉर्मल सी बात है यार, जब डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा कंपेयर टू रुपीस, तो पहले जो हम फॉर एग्जांपल जो चीज 80 रुपए की हम लोग को जो है वो मिल रही थी वो 88 की मिल रही है, राइट। जहां हम अपना डॉलर्स में अपना रीपेमेंट जो है वो कर रहे थे, तो पहले कम पैसे में रीपेमेंट हो रहा था, अब ज्यादा रुपीस में रीपेमेंट होगा। कम ऑन, तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन बोरिंग्स की रीपेमेंट बर्डन जो है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? डेफिनेटली बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने जो है वो फॉरेन बोरिंग्स भी ले रखी है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो और खराब होता जा रहा है। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म जो अब्रॉड में है वो और कॉस्टली हो गए कंज्यूमर्स के लिए। लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, बाहर ट्रेड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो सरकार को जो है वो कुछ मेजर्स लेने की आवश्यकता है। आरबीआई जो है उसको फोकस करने की आज की डेट में आवश्यकता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर फोकस करने की आवश्यकता है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, राइट। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर हम लोग टारगेट करें आज की डेट में। इसलिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को स्वीकारने से जो है मना कर दिया था। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर नाटक नहीं हो रही थी कि यार आज की गाड़ियों में जो है आप इथेनॉल को जो है वो इसमें डाल जो है रहे और गाड़ियों के इंजन जो है वो खराब हो रहे हैं, राइट। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं आज की डेट में ये नेसेसिटी है। तो लोग बोल रहे थे देखो सुप्रीम कोर्ट भी गलत डिसीजन ले रही है। नहीं बॉस, देखो क्या होता है कि कभी भी अथॉरिटीज का जो डिसीजन होता है ना वो ओवरऑल नेशनल लेवल पर ध्यान में रखते हुए देखा जाता है। और आप देखो आपके सामने ये न्यूज आ गई है, अगर हम इथेनॉल ब्लेंड जो है वो नहीं करेंगे तो पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो और हाई होंगे। तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा ना यार, हम लोग के ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इथेनॉल जो है वो ब्लेंडिंग कंटिन्यू रखी जाए। क्या मुझे टारगेट बता सकते हो कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट क्या है? अभी E20 तो हमने अभी अचीव कर ही लिया है 2025 में। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट जो हमने रखा है वो क्या रखा है? कोई मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बता सकता है? अभी कुछ दिनों पहले भी सेम क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसको जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करना भी जरूरी है। तो हम लोग कंट्रीज के साथ जो है वो बातचीत करें और बायलैटरल रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करें, और जैसे मल्टी लेवल जो प्लेटफॉर्म्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उस पर हम अपनी जो है वो बात रखें, और ट्राई करें कि फॉर एग्जांपल कि डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो, जो हम लोग काफी समय से कर रहे हैं। अब उसको थोड़ा और तेज करना जरूरी है, नहीं तो फिर कंट्रीज को इस प्रकार से नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। आपने गाइस एक रील देखी होगी, मैंने अपलोड भी जो है वो करी थी कि 26 सितंबर 2025 को इंडियन एयरफोर्स से फॉर्मली रिटायर हुए हैं आखिरी 2 MiG-21 स्क्वाड्रंस, नंबर 23 पैंथर्स और नंबर 3 कोबरास। तो ये पूरी चीज जो है वो लिख लो आप, ये प्रीलिम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। और चंडीगढ़ इंडियन एयरफोर्स पर जो है ये सेरेमनी हुई थी, और बताया जा रहा है कि सीनियर मिलिट्री लीडर्स ने और वेटरन पायलट्स ने जो है वो इसको अटेंड किया। MiG-21 जो है वो 1963 में शामिल हुआ था, ये फैक्ट ध्यान में रखना। इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है ये, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। और MiG-21 को बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो है वो क्यों कहा जाता है, ये एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, राइट। तो ये फैक्ट्स इसके ध्यान में रखिएगा, इसकी कैपेबिलिटीज के कारण। MiG-21 की जो है वो बात करें हम लोग तो सुपरसोनिक जेट फाइटर है प्लस इंटरसेप्टर है। इसको डेवलप किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा, राइट। और ये चाहो तो सोवियत यूनियन का ये मिकोयन गुरीविच डिजाइन ब्यूरो, ये भी लिखना, क्योंकि कभी कभी का ये टॉपिक अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसको किसने डेवलप किया? सोवियत यूनियन ने 1950s के समय पर। पहला इसका प्रोटोटाइप जो है YE-4 1955 में इसने उड़ान जो है वो भरी थी पहले इसके प्रोटोटाइप में, और ये दुनिया का मोस्ट प्रोड्यूस सुपरसोनिक जेट जो है वो बन गया। और नाटो ने इसको कोड नेम दिया था फिश बेड, तो फिश बेड नाटो का इसका कोड नेम था, राइट। अच्छा, इनका निकनेम भी जो है वो नाटो ने बनाया हुआ है, क्या लिखा है? बाला लाइका और सिल्वर स्वेलो।
बहुत बेहतरीन एयरक्राफ्ट है ये मिग 21 सुपरसोनिक फाइटर जेट। ठीक है, 700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोक्योर किए गए थे, काफी सारे लाइसेंस प्रोड्यूस थे HAL के द्वारा। बहुत इसने मदद भी करी वॉर के समय पर भी। 1965 1971 का जो हम लोग को ये देखने को मिला था ना, ये इंडो पाकिस्तान वॉर, तो उसमें भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। 1999 कारगिल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यार। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसका यूज किया गया है। मिग 21 बहुत नाम सुना भी होगा आपने इसका। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। अब इसका अपग्रेड जो है वो यही है, मिग 21 बाइसन 2006 का। ठीक है, अच्छा अभी तो इसको फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना रहा था, तो ये इसका वो था क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सी थी, इसको फ्लाइंग कॉफिन बोलते थे पता है, क्योंकि इसमें बहुत क्रैशेस हो रहे थे। अगर बात करें हम लोग तो 400 से ज्यादा एक्सीडेंट जो है वो जब से इसको शामिल किया था तब से रिपोर्ट किए गए थे इसमें। तो इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते थे, क्योंकि एज हो गई थी इसकी, तो अब इसको रिटायर करना ही था। तो अब बोल रहे हैं कि हो सकता है कि तेजस या राफेल Su-30 MKI एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, तो ये इसकी जगह जो है वो लेने वाले हैं। तो हम लोग आत्मनिर्भरता पर मेनली ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं इस चीज में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इंडिया की फॉसिल हेरिटेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको बता दें इंडो हायस फॉसिल ये डिस्कवर हुई है इंडिया के अंदर, इंडो हायस फॉसिल। ठीक है, वेल के एवोल्यूशन की बात कर रही है, तो ये इंडो हायस थोड़ा सा ध्यान में रखना क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक फॉसिल हम लोग को, जीवाश्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये भी चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, इस फॉसिल का नाम एमोनाइट्स फॉसिल, शालीग्राम। हिंदू रिलीजन में जो है वो इसकी पूजा भी जो है वो की जाती है, पता है आपको। कुछ दिनों पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, और आज की डेट में इसको डैमेज हो रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में हम लोग को देखने को मिला। सोशल मीडिया के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, तो कोर्ट ने हाईलाइट किया भाई फ्री स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है ना। आप हंसी मजाक के नाम पर किसी और की गरिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोर्ट ने कहा कि NBSA के साथ जो है वो कंसल्टेशन जो है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ, सिविल सोसाइटीज के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है, फ्री कमर्शियल प्रोहिबिटेड स्पीच को जो है वो कैटेगराइज करो। तो आज की डेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री स्पीच को लेकर और कमर्शलाइजेशन को लेकर काफी डिबेट जो है वो चल रहे हैं, और एक मेंस का क्वेश्चन भी है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर देने की। और 2 अक्टूबर से रिलेटेड टॉपिक्स को अब हम लोग कवर करना जो है वो शुरू करेंगे, तो एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं 2 अक्टूबर के टॉपिक्स को। अच्छा बाय द वे, आप लोग को सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मैं भूल ही गया था। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तमिलनाडु के कारूर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिकल रैली के दौरान भगदड़ मची, जिसमें 41 लोग इंक्लूडिंग 9 बच्चों की मौत हो गई। सोचिए, ऐसा इवेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये लिखने की हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है, भगदड़ से रिलेटेड मुद्दे आपको पता होने चाहिए। क्राउड एक पॉपुलर एक्टर टर्न पॉलिटिशियन के व्हीकल्स की तरफ जो है वो दौड़ा, कियोस हुआ, इंजरीज हुई, एक के ऊपर एक लोग जो है वो चढ़ गए। चीफ मिनिस्टर ने जुडिशियल जांच की मांग करी है, प्लस ये भी कहा है कि जिन लोग को क्षति पहुंची है, नुकसान हुआ है जिनका, उसकी आर्थिक तौर से भरपाई की जाएगी। तो क्या आर्थिक भरपाई किसी की जान जाने के बाद करना क्या सही है? आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पॉलिटिकल लीडर्स ने अलग अलग कंपनसेशन भी डिक्लेयर कर दी है, किसी की जान चली जाए पैसा दो और आगे बढ़ो। क्या ये चीज होनी चाहिए, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी उठाते हुए अगली बार से ऐसी चीजें ना हो, उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्टैम्पीड के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, स्टेट की ड्यूटी है कि पब्लिक गैदरिंग्स पे सेफ्टी इंश्योर करना। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, भगदड़ जो है उसको मैनमेड डिजास्टर माना गया है, जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रखा है वहां पे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2009 का
एक केस था डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर। इसमें कहा कि पब्लिक इवेंट मैनेजमेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है, जवाबदेही रखना जरूरी है मैनेजमेंट को। कानून बनने के बाद भी प्रॉपर तरीके से चीजें लागू हो नहीं रही और इस प्रकार की घटनाएं लगातार हम लोग को नजर आ रही है, देखने को मिलती है। क्यों होती है ये, कारण क्या है स्टैम्पीड्स के इंडिया के अंदर? तो ये मेंस के लिए लिख सकते हो आप ये पूरे कारण 5 के 5। ओवर क्राउडिंग, भाई एक वेन्यू है, एक जगह है, उसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड लोग आ रहे हैं। दूसरा, अचानक से हमें देखने को मिल रहा है कि कोई ब्रिज जो है वो गिर गया, उसके कारण लोग जो है वो बाहर निकलने के चक्कर में जो है वो एग्जिट में फंस गए हैं, भगदड़ मच गई है, सफोकेशन से मौत हो रही है, ऐसे भी केसेस हुए हैं। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके पास, ब्रिजेस जो है वो टूट रहे हैं, वही सेम चीज। एडमिनिस्ट्रेशन का लैप्स, पुलिस, ऑर्गेनाइजर, सिविल बॉडीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, पॉलिटिकल रैलीज हुई या रिलीजियस यात्रा हुए या जहां पर लोग पब्लिक बहुत ज्यादा मात्रा में गैदर होते हैं, कई बार इमोशन के चक्कर में भी हमें देखने को मिलता है कि अभी देखो एक एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, वो पहुंचे वहां पर तो उसको देखने के लिए लोग भाग गए भाई, एक के ऊपर एक चढ़ने लगे। क्राउड वगैरह से तो मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं, मुझे बिल्कुल क्राउडेड जगह है वो बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बहुत रिस्की होता है भाई, आजकल तो बहुत ज्यादा रिस्क हो गया है, लोगों की जान जा रही है, चोटें लग रही हैं, लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, कई बार बच्चे जो है बिछड़ जाते हैं मां बाप से, है पब्लिक का ट्रस्ट सरकार से जो है वो हट जाता है कि देखो आप सरकार सेफ्टी का ध्यान रख ही नहीं रही है। इकोनॉमिक बर्डन अलग से बढ़ जाता है, सरकार अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा, आर्थिक मदद जो है वो दे देती है परिवार वालों को, परिवारजनों को जिसका लॉस हुआ है, तो पैसा तो जा ही रहा है ना स्टेट के रिजर्व से। ग्लोबल इमेज हमारी खराब होती है, देखो भाई इंडिया प्रिपेयर्ड ही नहीं है हैवी क्राउड्स को मेंटेन करने के लिए एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ग्लोबल लेवल पे भी हुई हैं ऐसी कहानियां, बट बहुत बड़ी बड़ी लेवल पर, जैसे कि आप ये लिख सकते हो एग्जांपल्स। साउथ कोरिया का हेलोवीन स्टैम्पीड 2022 में हुआ था, उन्होंने सुधार किया और उसको इंप्लीमेंट किया। इंडिया के अंदर प्रयागराज कुंभ में 2013 में कांड हुआ, उसके बाद लगातार कांड देखने को मिल रहे हैं, कोई सुधार नहीं किया। तो हमें भी भाई सुधार करने की आवश्यकता है, सुधार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये मैसिव स्केल वाले जो इवेंट्स होते हैं उसको बहुत तरीके से आपको मैनेज करना जरूरी है। बैरिकेडिंग करो, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अलाउ ही मत करो, चाहे कुछ हो जाए, है ना। एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन गैप होता है तो उसको पूरा करो भाई, एआई की मदद लो, सेंसर्स लगाओ, है ना। एक क्षेत्र में कितने लोग जो है वो जा रहे हैं उसकी पूरी प्रॉपर काउंटिंग जो है वो होनी चाहिए। आजकल तो टेक्नोलॉजी की मदद से सब कुछ पॉसिबल है, ड्रोन से जो है वो मॉनिटर करो पूरी चीजों को, है ना। एग्जिट पॉइंट्स है वो मल्टीपल्स होने चाहिए, अगर कोई भगदड़ मचती है तो एग्जिट्स हो सके, फिर उसके बाद फिर आप इवेंट जो है वो चालू करो। बट नहीं, लोग चंद पैसे बचाने के चक्कर में लोगों की जान को रिस्क में डाल देते हैं। अब इंडिया की बायो इकोनॉमी से रिलेटेड ये टॉपिक है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला। पता है आपको 2014 से 2024 में 16 गुना बढ़कर $10 बिलियन से $165.7 बिलियन हो गई है इंडिया की बायो इकोनॉमी। लिख लो पहला वाला पॉइंट। 10,000 से ज्यादा बायो इकोनॉमी स्टार्टअप्स हैं, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, इंडिया 3rd लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम। तो ये सब फैक्टर्स हैं जिनके कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये इतनी ह्यूज ग्रोथ जो है, 16 गुना की ग्रोथ जो है वो हमने हासिल करी। लेकिन रूरल अर्बन डिवाइड आज भी है, जेंडर गैप्स आज भी हैं, रीजनल इंबैलेंस है, कहीं पर ज्यादा ग्रोथ हो रही है, कहीं पर कम हो रही है। इसको पूरा करना हमें जरूरी है, यानी कि इसको ठीक करना जरूरी है। ग्रीन इकोनॉमी आप सभी जानते हैं ना कि फोकस रखा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, एनवायरमेंट को नुकसान ना हो, इकोलॉजिकल रिस्क को हम लोग रिड्यूस करें, संसाधन को संरक्षित करें, है ना। स्ट्रेटेजीज यही होती है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर टारगेट करो, ई मोबिलिटी पर टारगेट करो, एनर्जी एफिशिएंसी पर टारगेट करो, रिसाइकलिंग, वेस्ट टू एनर्जी, रिसोर्स एफिशिएंसी, मतलब कुल मिलाकर रिन्यूएबल एनर्जी के जितनी भी चीजें हैं वो पूरी इसमें है। तो ये ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ी है जितने भी 6 पॉइंट्स हैं, ये पूरे के पूरे आप जो है वो लिखेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही आपको हेल्प करेगा। महिलाएं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, रूरल कम्युनिटीज, सबको शामिल करना है ग्रीन इकोनॉमी में। इसको बोलते हैं ग्रीन इकोनॉमी का कंसेप्ट की सब शामिल है। फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल, वाटर, सबको प्रोटेक्ट करना है, सबको रिस्टोर करना है।
AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट ग्रिड्स, कार्बन मार्केट, इन सब टेक्नोलॉजीज का उपयोग करना है। तो ये पूरी चीज आती है ग्रीन इकोनॉमी के अंदर कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है एक तरफ लो कार्बन स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पर काम हो रहा है ना, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स खुल रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी की अप्रोच पर काम चल रहा है, सभी को इन्वॉल्व किया है, वुमेन, MSME, रूरल कम्युनिटी, सबको, है ना, मिट्टी की हेल्थ पर फोकस करना है, बायोडाइवर्सिटी पर फोकस करना है, जंगल को बचाने पर फोकस करना है, पानी को बचाने पर फोकस करना है ना, नई नई टेक्नोलॉजी पर हम लोग काम करें, AI की मदद लें ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो ये पूरी चीज होती है ग्रीन इकोनॉमी। सिंपल शब्दों में बोलूं, ग्रीन इकोनॉमी इक्वल्स टू ग्रोथ प्लस सस्टेनेबिलिटी प्लस इंक्लूजन प्लस टेक्नोलॉजी। चाहो तो ये लिख लो, कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स है ना उसको वो कर दिया। ग्रीन इकोनॉमी इक्वल्स टू सस्टेनेबल ग्रोथ प्लस इंक्लूजन की सभी को जो है वो शामिल करो, वुमेन, MSME ये है ना, प्लस टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल करो। बस ये तीन चीजें इक्वल्स टू ग्रीन इकोनॉमी मोटे तौर पर। बाकी अब ये पूरी चीजें डिटेल में डेप्थ में लिखो। इंपॉर्टेंस क्या है भाई कि एक्सट्रीम वेदर से वल्नरेबिलिटी कम होती है, फूड और वाटर सिक्योरिटी बनती है, 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स 2030 तक मिलेंगी। ये भी लिख लो आप, 35 मिलियन ग्रीन जॉब्स 2030 तक मिलेंगी ग्रीन इकोनॉमी के कारण, है ना। फ्यूल पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर। कार्बन बॉर्डर टैक्सेस को काउंटर करने में हेल्प मिलेगी को पूरे दुनिया भर में कंपटीशन। देखो एक तरफ आपको पता ही ऑलरेडी कि यूरोपियन यूनियन अब ऐसे प्रोडक्ट्स को एंटरटेन नहीं कर रही है जो प्रोडक्ट्स मतलब कार्बन रिलीज कर रहे हैं या जिससे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू प्रोडक्ट्स है वो डेवलप करके अगर यूरोपियन यूनियन भेजें तो ग्लोबल कंपटीशन को हम कट आउट कर सकते हैं इसकी मदद से। ये वाली चीज यहां पर समझाई जा रही है ना। अब आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान में रखना आप, राइट टू लाइफ किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर, जीवन का अधिकार। इसके अंदर पता है एनवायरमेंट कि अच्छा पर्यावरण भी हो और पर्यावरण की सुरक्षा भी करना, ये सब इनके दायरे में आता है। आर्टिकल 48A तो सीधे सीधे कहता है ये ड्यूटी है स्टेट की एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 243G पंचायत को शक्ति देता है कि वो लोकल संसाधन की प्लानिंग जो है वो करें। मेजर पॉलिसीज है हमारी, बायो E3 पॉलिसी 2024। ये पॉलिसीज के नाम लिखो और आज हर एक पॉलिसी के बारे में शॉर्ट जो है वो आपको नोट्स बनाने हैं। हर एक पॉलिसी के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाने, ये आपका टास्क है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, भारत 6G विजन, मनरेगा, है ना। इंडस्ट्रियल बायो इकोनॉमी सेक्टर की बात करें तो बायोफ्यूल और बायोप्लास्टिक, पता है आपको 47% का मार्केट है, फार्मा का 35% का मार्केट है बायो इकोनॉमी में। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लस रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें तो 250% की ग्रोथ इसने करी है। बट मात्र 5 ही स्टेट्स में इसकी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में तो, नॉर्थ ईस्ट को तो छोड़ ही दिया एक प्रकार से, 6% से भी कम उनकी ग्रोथ हो रही है। तो ये वाले आर्टिकल को भी याद करो, कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए कि ग्रोथ में रीजनल इंबैलेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। रूरल एडॉप्शन जो है वो स्लो है, गांव क्षेत्रों में ग्रीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस नहीं है, ना इन्वेस्टमेंट है वहां पर ज्यादा। रिन्यूएबल प्रमोट हो रहा है लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पर अभी भी 40% सब्सिडी हम लोग को देखने को मिल रही है ना, हो तो रही है फॉसिल फ्यूल्स पर। 23.2% की ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो सीमेंट, स्टील, पावर इंडस्ट्री जो है वो ले रही है। और ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉस्टली जो है वो पड़ती है, भी तो इशू है ना। सिंपल आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख लो, आप कंपेयर टू नॉर्मल व्हीकल्स ईवी महंगी पड़ती है, फैसिलिटीज भी उसमें ज्यादा नहीं है, तो लोग पीछे हटे हैं। तो प्रॉपर हमें प्लानिंग की आवश्यकता है, फंड्स की आवश्यकता है, इस पर हम लोग काम करें, कंट्रीज के साथ मिलकर काम करें, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन पर जो है वो टारगेट करें, वही टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेस्ट और रिसोर्स मैनेजमेंट पर ध्यान जो है वो दे। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो अब देखो एक चीज लिखो आप, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया। लिख लो ये पहला वाला पॉइंट, यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो, और इसका 37th ICC MAB सेशन हम लोग को देखने को मिला, ये भी लिख लेना। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अब यूनेस्को के WNBR में ये शामिल है। रिजर्व का एरिया 7,770 स्क्वायर किलोमीटर का है, लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, ये इंडिया का पहला हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट साइट है जो ग्लोबल नेटवर्क में शामिल हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से 13 अब यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। तो आज आपका एक और टास्क है, बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारे टोटल 21 हम लोग को देखने को मिलते हैं, सॉरी 18 जो हम लोग को देखने को मिलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल हमारे पास कितने 18 है ना, जिनमें से 13 जो है वो अब यूनेस्को में शामिल है। तो ये पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व के नाम और उसकी लोकेशन, ये एक जगह पर आप पेन और पेपर लेकर जो है वो लिख दीजिए, दीवार पर चिपका दीजिए और उसको रोज पढ़िएगा, जिससे कि वो आपको ध्यान में रहे, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, ये वाली चीज तो आपको ऑलरेडी पता है। इस यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रातल वेटलैंड, ये पूरी चीजें इसी क्षेत्र में आती हैं। तो ये पूरे फैक्ट भी लिख लो आप, ये सब जो मैंने भी आपको बताया पहली लाइन में ही है, इसमें पहले पॉइंट में ही है, पूरे फैक्ट आपको दिख जाएंगे पहले पॉइंट में, लिख लो। अब इसका कोर एरिया बफर एरिया कितना है वो सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। 3300 से लेकर 6600 मीटर की ऊंचाई पर ये है, अमंग द हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में आ जाएगा पूरे दुनिया भर में। 12,000 घर यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलते हैं, परिवार हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। याक गोट हर्डिंग करते हैं, यानी कि वही गाय वगैरह सॉरी भेड़ वगैरह चराते हैं। बार्ले पी फार्मिंग यहाँ पर होती है। सोवा रिक्पा ट्रेडिशनल मेडिसिन हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है तिब्बत की, तो उस पर काम चलता है। सोवा रिक्पा बोलते हैं इसको, पता है आपको? ठीक है, बहुत सारे प्रकार की हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, है ना। तिब्बत की आमची मेडिसिन भी यहां पर हम लोग को देखने को मिलती हैं, 47 प्रजातियों से तैयार की जाती हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड आपको यहां दिख जाएगा, हिमालयन भेड़िया दिख जाएगा, तिब्बतन एंटीलोप दिख जाएगा, हिरण वगैरह जो होता है ना तिब्बत का, हिमालयन आइबेक्स, रेयर मेडिसिनल प्लांट्स यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि अच्छी जड़ी बूटियां यहां पर जो है वो पाई जाती हैं, पावरफुल बाबा जी की बूटी। इंडिया जो है वो इंडिया के पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और 13 यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गए, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पूरे दुनिया भर में 785 साइट्स हैं 142 कंट्रीज में। चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप, ये वाला सेकंड वाला पॉइंट। ठीक है, बस यही है। बायोस्फीयर एक लिविंग लेबोरेटरी के तौर पर एक्ट करते हैं, पता है आपको? लिविंग लेबोरेटरी, क्योंकि इस पर साइंटिस्ट रिसर्चर्स जो है वो जाकर रिसर्च करते हैं। साइंटिस्ट, लोकल्स, गवर्नमेंट कोलैबोरेट करते हैं ह्यूमन नेचर हार्मनी के लिए। इकोलॉजिकल रिसर्च होती है, ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्लाइमेट एडाप्शन स्टडीज होती है, इंटरनेशनल फंडिंग कोलैबोरेशन होता है, राइट। तो ये चीजें थोड़ी सी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगेन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, बिहार के अंदर 2 साइट्स हैं, 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये पूरा पहला वाला पॉइंट पूरा लिख लो। साइट का नाम गोकुल जलाशय, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है गोकुल जलाशय कहाँ का है, तो बिहार का है। और उदयपुर झील कहाँ की है, ये भी बिहार की, वेस्ट चंपारण की है। तो यहां पर आपसे राजस्थान से आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ये क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो इसको रामसर साइट का स्टेटस मिल गया है। अब इंडिया के अंदर टोटल रामसर साइट्स 93 हैं, ये फैक्ट भी लिख लीजिए आप, 93 टोटल रामसर साइट्स है हमारे यहां। इंडिया एशिया में नंबर 1 कैटेगरी में आता है नंबर ऑफ साइट्स के मामले में, और पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है यूके और मैक्सिको के बाद। यूके के अंदर 176 रामसर साइट्स हैं और मैक्सिको के अंदर 144 रामसर साइट्स हैं। फिर आता है इंडिया कितनी साइट्स के साथ, 93। तो ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप। गोकुल जलाशय के बारे में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, तो भैया देखो ये एक ऑक्सबो लेक है। मुझे कमेंट बॉक्स पे ऑक्सबो लेक की डेफिनेशन बताओ, पढ़ा होगा आपने ये ऑक्सबो लेक। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो लग जाएगा, है ना। इस तरीके का आपको जो है वो डायग्राम दिखाई देता होगा, समझे आप? ये बड़ी बेकार डायग्राम बनाया मैंने, बट समझदार को इशारा काफी है। तो ये होती है ऑक्सबो लेक, ज्योग्राफी पढ़ना जरूरी है। तो ऑक्सबो लेक है ये गंगा के सदर्न एज की, फ्लड बफर का काम करती है, आसपास के गांव को जो है वो बाढ़ से बचाने का काम करती है। 50 से ज्यादा चिड़ियों की प्रजाति यहां पर है। फिशिंग, इरिगेशन, फार्मिंग यहां पर होती है। विलेजर्स, गांव वाले जो हैं वो एनुअल कम्युनिटी क्लीनिंग रिचुअल्स भी यहां पर करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, इस झील को सही करने का काम, यानी कि इस जलाशय को, रिजर्वायर को।
अब उदयपुर झील के बारे में बात करें, वेस्ट चंपारण में है ये, ऑक्सबो लेक है ये भी, 280 से ज्यादा प्लांट की प्रजाति है, 35 माइग्रेटरी बर्ड्स लगभग यहां पर आती हैं विंटर के समय पर, और यहां पर कॉमन पोचार्ड जो है वो काफी मतलब कमजोर प्रजाति है, यानी कि उसको खतरा है काफी ज्यादा। तो रामसर साइट के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक 1971 में एक एग्रीमेंट होता है रामसर ईरान में, जहां पर कहा गया कि आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। 1975 में ये हुआ था, 1971 में ये कन्वेंशन आया था और 1975 से ऑपरेट कर रहा है यूनेस्को के अंडर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी वेटलैंड्स हैं उनको संरक्षित करना, उसका सस्टेनेबल यूज हो ये इंश्योर करना, क्योंकि वेटलैंड्स आपको बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड कराते हैं, जैव विविधता, जहां पर भी वेटलैंड होगा वहां पर बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलेंगी, वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, पीने के पानी की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, फ्लड कंट्रोल करने का काम करते हैं, काफी सारे लोगों की आजीविका जो है वो इससे जुड़ी होती है। तो रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है। 2012 में पता है आपको हमारे पास सिर्फ कितनी 26 साइट्स थी 2012 में, मात्र 26, और आज की रेट में 93। सन 2020 के बाद से ही 51 साइट्स ऐड हुई हैं बिहार के पास। अब आज की डेट में 5 रामसर साइट्स हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ उत्तर प्रदेश में कितनी रामसर साइट्स हैं, उनके नाम और लोकेशन। ठीक है, तो बिहार के अंदर, बिहार पीएससी में तो 100% आएगा ही आएगा, यूपी पीएससी में भी अलग क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पीएससी में तो 100% आएगा, यूपीएससी भी पूछती है। बस यही है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी के बारे में बात जो है वो की गई। अब एस्ट्रोसॉट वाला जो टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर हम लोग बात करें, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 साल होगा एस्ट्रोसैट मिशन को, हर एक डिटेल इसकी ध्यान में रखना, 100% एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, 100% एस्ट्रोसैट। अब सुनो, 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया, तो इसकी लॉन्चिंग पूछ सकते हैं, तो लॉन्चिंग ध्यान में रखो। 5 साल के लिए डिजाइन किया गया था इसको, अब 10 साल हो चुके हैं। इसको PSLV C-30 के ऊपर बैठाकर भेजा गया स्पेस में श्रीहरिकोटा से। इसके मेजर अचीवमेंट ये थे कि ब्लैक होल की स्टडीज में इसने कंट्रीब्यूशन दिया अपना, बहुत दूर दराज की यूवी फोटॉन्स को इसने डिटेक्ट किया, 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे जो गैलेक्सीज थी उससे। तो ये वाली भी इसकी स्टडी जो है ना वो थोड़ी ध्यान में रखना कि मेजर कंट्रीब्यूशन इसकी यही है कि ब्लैक होल की ये स्टडी कर रहा है, 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जो अल्ट्रा वायलेट फोटोन है उसको इसने डिटेक्ट कर लिया था। तो ये इसके कंट्रीब्यूशन, ऐसी चीज पूछी जाती है। ठीक है, पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऐसी थी कि जिसके अंदर इतने सारे टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट्स, सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज, न जाने क्या क्या नहीं था। इसको डेवलप किसने किया, ये चीज अक्सर एग्जाम में जो है पूछते हैं ये लोग। इसरो और IUCAA पुणे, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और भी काफी सारी यूनिवर्सिटीज, कनाडा, यूके इसमें इन्वॉल्व थे इसको बनाने में। इंडिया की डिपेंडेंसी फॉरेन ऑब्जर्वेटरीज पर कम हुई, ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म बना इंडियन प्लस ग्लोबल साइंटिस्ट के लिए। ये न्यू जनरेशन इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को ट्रेन किया गया। अलग अलग 5 मेजर पेलोड्स इसके अंदर शामिल थे। अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये याद रखना, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर, कैडमियम जिंक टेल्यूरिड इमेजर, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, ये सब चीजें इसके अंदर जो है वो शामिल थी। ये सब इंस्ट्रूमेंट अलाउ करते थे कि मल्टी बैंड ऑब्जर्वेशन जो है वो साइमल्टेनियसली अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये कर पाए। रेड जायंट स्टार्स के अनयूजुअल ब्राइटनेस के पजल को इसने सॉल्व किया। वैसी काफी सारी चीजें इसने करी और वो डिटेल में हर एक चीज आने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा हो जाएगा। बटरफ्लाई नेबुला एमिशन को डिटेल में स्टडी किया, यूवी फोटोन को स्टडी किया, ये तो याद रखना ही है। फास्ट स्पिनिंग ब्लैक होल्स और एक्सरे बाइनरीज, इनके बेसिकली डेटा प्रोवाइड किए, इनकी डिटेल्स प्रोवाइड करी एस्ट्रोसाइट ने। तो ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इसके पेलोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काफी सक्सेसफुल रहा ये
इंडिया को सिर्फ एक साइंटिफिक एज नहीं दिया बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एज भी दिया उसने। तो ये प्रूफ है कि इंडिया अपने स्पेस प्रोग्राम को सैटेलाइट लॉन्चेस से आगे बढ़कर कटिंग एज एस्ट्रोनॉमी तक ले गया है, क्योंकि ब्लैक होल जैसी स्टडीज में इंडिया का जो है वो नाम आ रहा है, तो उससे बड़ी बात तो कोई और है ही नहीं। BSNL स्वदेशी 4G नेटवर्क लिख लो। इंडिया का पहला फुली इंडिजीनियसली 4G स्टैक डेवलप नेटवर्क है ये। C.तेजस नेटवर्क और TCS के द्वारा बनाया गया स्वदेशी 4G स्टैक। रिकॉर्ड्स को बोलते हैं हम लोग, जहां पर डेटास वगैरह जो है वो सिक्योरली रखा जाए। क्लाउड बेस्ड है ये, अब डायरेक्टली 5G पे अपग्रेड हो जाएगा बिना लार्ज स्केल हार्डवेयर रिप्लेस किए। ठीक है, ये प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया है BSNL के द्वारा, नाम से जन्म में आ रहा है BSNL का 4G। कुछ गाइडलाइंस है सरकारी EV के लिए। 100% सब्सिडी जो है वो दी जा रही है गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रेसिडेंशियल कॉलोनीज के लिए, कि वहां पर फ्री वाईफाई एक्सेस प्रोवाइड करा हुआ है यार। अरे यार, अच्छा सॉरी, फ्री वाईफाई एक्सेस नहीं, फ्री एक्सेस। हर बार फ्री वाईफाई फ्री एक्सेस को देखकर फ्री वाईफाई एक्सेस आया, 2 मिनट के लिए मैं भी कंफ्यूज। मैंने कहा यार ये फ्री वाईफाई एक्सेस तो नहीं है। 100% सब्सिडी सपोर्ट चार्जिंग स्टेशन, ईवी की बात हो रही है ना, ईवी चार्जिंग स्टेशन की। तो देखो भैया, वाह यार, सरकारी प्रीमाइसेस में या पब्लिक इंस्टीट्यूशन में फ्री मतलब चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बहुत बढ़िया। 100% सब्सिडी दी जाएगी उसमें। इसको PM E-ड्राइव विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के साथ, ना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL के साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, BEL नहीं, BHEL। एयरपोर्ट्स, मेट्रो हब्स, टोल प्लाजा, ऑयल PSUs ये एलिजिबल हैं 80% उसके लिए, सब्सिडी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और 70% सब्सिडी चार्जिंग इक्विपमेंट्स पर उनको मिल जाएगी। वाह यार, ठीक है। और ये मेंस का क्वेश्चन है, EV चार्जिंग से रिलेटेड ट्राई करना है इसका आंसर देने की। और ज्ञान सर के पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। जय हिंद, जय श्री महाकाल।